हे एवरीवन, कैसे आप सभी? फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो भाई आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हाँ, हो गया, बढ़िया। चलो, तो भाई इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या समझते हैं आप इलेक्ट्रिक करंट से। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अब तक हमने बेटा चार्जेस के बारे में पढ़ा है कि चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा कि भाई चार्जेस क्या होता है। वही चार्जेस जब मोशन करते हैं, जब चार्जेस क्या करते हैं बेटा, मोशन करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, तो करंट का निर्माण करते हैं। यानी करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं तो क्या बनता है? करंट बनता है। यानी करंट बनने के लिए चार्ज का होना जरूरी नहीं है, चार्ज का मोशन में होना जरूरी है, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? तो भाई जब भी चार्ज क्या करते हैं बेटा? मोशन करते हैं, ठीक है। चार्ज क्या करते हैं बेटा? मोशन करते हैं। तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो के रेट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जो इसका डेफिनेशन है वही इसका फॉर्मूला है। डेफिनेशन क्या कह रहा भाई? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो चार्ज के फ्लो का रेट है, ठीक है। मतलब चार्ज अपॉन में टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? टाइम से डिवाइड करना। चार्ज अपॉन में टाइम हमारे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट हो गया। चार्ज अपॉन में टाइम क्या हो गया भाई? हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट हो गया। आइए जरा इसका यूनिट के ऊपर बात करते हैं। इसका यूनिट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमने अब तक पढ़ा कि जो चार्ज का यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम होता है, और टाइम का सेकंड। यही कूलम पर सेकंड, यही 1 कूलम पर 1 सेकंड बराबर किसके होता है? 1 एम्पियर के होता है, ठीक है। 1 एम्पियर के बराबर होता है। यानी कि जो ऐसा यूनिट है किसका? इलेक्ट्रिक चार्जेस का, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का। वो क्या होता है बेटा जी? एम्पियर होता है। एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एम्पियर है यही क्या है? ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट देखा हमने, क्या होता है भाई? एम्पियर होता है, जो कि 1 कूलम पर 1 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, चार्ज अपॉन में टाइम करंट का फॉर्मूला हो गया। करंट होता क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? इतना कोई दिक्कत वाली बात? अगर इतना समझ में आ गया तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं भाई। अच्छा देखो, करंट के बारे में बात करें तो करंट एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। करंट क्या होता है? एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे कमेंट कर सकते हैं कि भैया टेंसर क्वांटिटी होता है। भाई रियलिटी में तो करंट टेंसर ही क्वांटिटी होता है, बट आपको 9th से लेकर के 12th तक इसको स्केलर क्वांटिटी मान के चलना है, क्योंकि ये स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि एल्जेब्रिकली इसको हम एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि मान लो इधर से 2 एम्पियर का करंट आया, इधर से 3 एम्पियर का करंट आया। अब भाई ये 2 और 3 मिलके क्या बना देगा? 5 बन जाएगा ना। तो सिंपल, ये तो एल्जेब्रिकली एडिशन को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। ऑल्दो करंट के पास डायरेक्शन होता है, पर फिर भी ये वेक्टर नहीं होता, क्योंकि भाई रियलिटी में, ठीक है, रियलिटी में क्या होता है? ये टेंसर क्वांटिटी होता है, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी होता है। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। क्लासेस क्या, आप ग्रेजुएशन या एमएससी वगैरह में पढ़ोगे आप इसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो टेंसर क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई इसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है, फिर भी वेक्टर नहीं होता है, ये स्केलर जैसा फॉलो करता है, ठीक है। ये क्या करता है बेटा? ये स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या मान के चलेंगे? 12th तक स्केलर क्वांटिटी मान के चलेंगे। मतलब सिर्फ इसके अंदर मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डायरेक्शन होता है, बट फिर भी ये वेक्टर नहीं है, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं चैप्टर को। पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? ध्यान से देखना बेटा। अब तक हमने पढ़ा चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एनी। इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी से लेते हैं, क्यू बराबर एनी, ठीक है। चलिए, अच्छा दूसरा हमने क्या टॉपिक पढ़ा बेटा? दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अभी बताया मैंने, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई?
Q अपॉन में T, Q अपॉन में T होता है इसका फॉर्मूला। अच्छा देखो, अगर इसका फॉर्मूला Q अपॉन में T है तो हम चार्ज का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। कौन सा? क्या यहाँ से चार्ज का एक और फॉर्मूला बन गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करंट इनटू टाइम। तो भाई यहाँ पे चार्ज का एक और फॉर्मूला बन चुका है, क्या? करंट अपॉन में टाइम, करंट अपॉन में टाइम। सिमिलरली मैं एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकता हूँ किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, क्या मैं I बराबर एनी अपॉन में टी लिख सकता हूं? कैसे? देखो Q बराबर एनी है तो Q के जगह पे एनी लिख दो, तो भाई एनी अपॉन में टी क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो बस अपने को यार दो ही फॉर्मूला याद करना था, एक तो ये वाला और ये वाला, दो फॉर्मूला अपने आप बन गया, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, तो हमने फिलहाल इतना पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला, यूनिट वगैरह, इस पर हमने बात करा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं क्या? अब बात करते हैं क्या कि भाई इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल होता है? तो उस डिवाइस का नाम है एमीटर। अभी इसको पढ़ लो, आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। एक डिवाइस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एम मीटर कहते हैं। एम मीटर। ठीक है भाई, ये एम मीटर क्या होता है? एम मीटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डिवाइस है। ठीक है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को नापता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? मेजर करता है। तो एम मीटर इट इज एन electric device that measure electric current। ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? मेजर करता है। इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट को ना हमेशा सीरीज में कनेक्ट करा जाता है, पैरेलल में नहीं करते। पैरेलल में वोल्ट मीटर को करते हैं, अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करा जाता है, पैरेलल में कनेक्ट नहीं करा जाता है। ठीक है, अच्छा जो एम मीटर होता है बेटा, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, जब मैं ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा वहां पे रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट अभी आम भाषा में समझ लो, रेजिस्टेंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करे, जो करंट को फ्लो ना होने दे, एक तरह से अपोज करे। इसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि एम मीटर में क्या होता है? कम होता है। तो इट हैज लो रेजिस्टेंस, इसके पास लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, लो रेजिस्टेंस होता है, यानी ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है? बहुत लो होता है। अच्छा, एक आइडियल एमीमीटर का, तो एक आइडियल एमीमीटर मतलब, आइडियल मतलब जो रियलिटी में नहीं है। ठीक है, आइडियल जैसे जस्ट लाइक शर्माजिकल होंडा। ठीक है, तो आइडियल एमीमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है भाई? जीरो होती है। ठीक है, एन आइडियल एमीमीटर, एन आइडियल एम मीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस होती है भाई आइडियल एम मीटर का। तो आई होप आपको एम मीटर के बारे में समझ में आ गया होगा। एम मीटर का जो सिंबल होता है, सिंबल देख लो भाई, एम मीटर का सिंबल ऐसे ए होता है। ठीक है, ऐसे वायर से कनेक्ट कर देते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो एम मीटर सिंबल किसका? एक सिंबल है किसका? एम मीटर का। एक तरफ पॉजिटिव कर दो, एक तरफ क्या कर दो बेटा? नेगेटिव कर दो। ठीक है, तो हमने अभी इलेक्ट्रिक करंट, एम मीटर क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? देखो, वैसे तो एनसीईआरटी में इसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाता है? वोल्टेज के बारे में पढ़ाते हैं, यानी कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। बट मैं सबसे पहले सर्किट पढ़ाता हूं, ताकि वोल्टेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको इजीली टैकल कर पाओ। तो इसलिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं भाई। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है भाई? तो इलेक्ट्रिक सर्किट तुम ऐसे समझ लो कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट एक तरह से रास्ता होता है, एक तरह से क्लोज्ड कंप्लीट पाथ होता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने वाली जो रास्ता है, जो पाथ है, उसी पाथ को हम क्या कह दे रहे हैं? अपन इलेक्ट्रिक सर्किट कह दे रहे हैं। तो आओ जरा पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसका। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इट इज अ कंप्लीट क्लोज्ड पाथ through which electric current flow, वो कंप्लीट क्लोज रास्ता जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, अच्छा भाई दूसरा टॉपिक है क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, या जिसको हम प्यार से सर्किट डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम हो गया, सर्किट डायग्राम। अब ये सर्किट डायग्राम क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो सर्किट डायग्राम है क्या? इट इज symbolic representation of electric circuit।
इलेक्ट्रिक सर्किट, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंबल के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जो डायग्राम बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहते हैं, सिंपली सर्किट डायग्राम कह सकते हैं। ठीक है, अब भाई ये सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, कुछ कंपोनेंट याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उसके सिंबल देखेंगे, देन फिर हम सर्किट डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं, कौन कौन सी कंपोनेंट होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में। इधर जो सीरियल नंबर ले रहे हैं आप अपन, एस नंबर, ठीक है, इधर सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अच्छा इधर क्या हो गया भाई, इधर सिंबल ले रहे हैं अपन, सिंबल। ठीक है, इधर कंपोनेंट हो गया, इधर क्या हो गया, सिंबल हो गया, इधर कंपोनेंट हो गया, सीरियल नंबर हो गया और ये रहा सिंबल। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, सबसे पहले क्या भाई कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, मेरे पास एक सेल पड़ी हुई है या फिर आपने देखा भी होगा क्या, इलेक्ट्रिक सेल कुछ ऐसा दिखता है आपको। ठीक है, एक तरफ से बेटा उठा हुआ होता है। ठीक है, मान लो इधर से ये उठा हुआ एक तरफ से अंदर होता है, जो उठा हुआ होता है ना पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो अंदर की तरफ होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि सर्किट में क्या करता है, करंट सप्लाई करता है, ऐसे मान सकते हो, एनर्जी देता है चार्ज को फ्लो होने के लिए। ठीक है, एनर्जी देता है और उस एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं, उस एनर्जी के ग्रुप को हम कह सकते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ऐसे मान लो, चार्ज को फ्लो होने के लिए। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इट प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। भाई इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि चार्ज को फ्लो होने के लिए एक तरह से धक्का देता है, ताकि चार्ज फ्लो हो तभी तो करंट बनेगा, है ना। वो कौन देता है भाई, इलेक्ट्रिक सेल देता है। और इलेक्ट्रिक सेल को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी। ये जो बड़ी वाली डंडी होती है ना भाई, इसको मान लो कौन सा, ये निकला हुआ पार्ट यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और जो छोटी डंडी है वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेकंड चीज हम पढ़ते हैं क्या, सेकंड हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हम पढ़ते हैं बैटरी के बारे में। अब ये बैटरी क्या है भाई, बैटरी क्या है, बैटरी जब दो या दो से ज्यादा सेल आपस में जुड़ते हैं ना, दो या दो से ज्यादा सेल आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, बैटरी बनता है। तो बैटरी होता क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। भाई दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन के सेल्स को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। अब आ जाओ बैटरी बनाते भाई, मान लो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, ये चौथा सेल हो गया। तो ये ऐसा बैटरी जो कि कितने सेल से बना है, 4 सेल से। ठीक है, सबसे एंड बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव, सबसे इधर वाले में छोटी वाली डंडी नेगेटिव। ठीक है, चलिए तो ये दो चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो देन फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है कंपोनेंट, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है स्विच। और ये स्विच है ओपन स्विच। ठीक है, अब हम घर में क्या करते हैं भाई, स्विच ऑन कर दे, स्विच ऑफ कर दे, यही बोलते हैं ना। तो भाई थोड़ा उल्टा होता है, जब ओपन स्विच है ना, ओपन मतलब ही नहीं चालू है, ओपन मतलब ऑफ है बेटा। ठीक है, ओपन है मतलब क्या बेटा, ऑफ है नहीं, बंद है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, लाइट बल्ब नहीं ग्लो करेगा। ठीक है, तो ओपन स्विच क्या होता है, ऑफ होता है, करंट फ्लो नहीं होता बेटा, इसमें से करंट डज नॉट फ्लो। ठीक है, यानी सर्किट बंद है भाई साहब, है ना। ओपन मतलब चालू नहीं है, बंद है ना। चलो तो अच्छा, इसको हम कैसे बनाते हैं, देखो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। ठीक है, जब यहाँ पे कोई डॉट नहीं लगा तो समझ लो क्या बेटा, ओपन है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव बनाने की भी जरूरत नहीं है, अभी तुम ऐसे मान लो कि यहाँ पे कोई डॉट नहीं लगा। अच्छा, पुराने जमाने में इसको ऐसे बनाया करते थे। ठीक है, एक ये तार लिया ऐसे उठा दिया, अब ये जुड़ा हुआ नहीं मतलब ओपन है ना, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। दूसरा क्या होता है भाई, तीसरा चौथा है हमारे पास कौन सा, क्लोज्ड स्विच। ठीक है, स्विच भी कह सकते हैं, कभी कभार किसी किताब में की भी बोल देते हैं, स्विच की। ठीक है, चलो अच्छा, क्लोज वाला क्या है, क्लोज मतलब ऑन है मतलब करंट फ्लो होगा, बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आई मतलब आई मतलब है ना, आई मतलब करंट है, करंट विल फ्लो। ठीक है, इसमें करंट फ्लो होगा बेटा, इसमें करंट फ्लो होगा। और इसका सिंबल क्या होता है, बस कुछ नहीं करना, ये सेम है, इसके अंदर में डॉट लगा दो। ठीक है, डॉट लगा दोगे मतलब ये ओपन नहीं, क्लोज स्विच का डायग्राम है। अच्छा, ये पुराने जमाने वाला कैसे बनाया भाई, देखो इसको ऐसे जोड़ दो, मतलब क्या हो गया, अब इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, ऊपर वाले से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो भाई इतना नोट करिए, फिर आगे के हम सिंबल को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इतना छापिए।
चलिए, तो आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर कर लिया तो देन फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा या फिर कोई दूसरा स्लाइड लेना पड़ेगा, फिर समझ में नहीं आएगा तुम्हें। ऐसा करते हैं, तो दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरफ हम लिख रहे हैं सीरियल नंबर, ठीक है। इधर है अपना कंपोनेंट्स, देन फिर इधर इसका सिंबल है, सिंबल, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स और फिर सिंबल लिख रहे हैं। अच्छा, अब तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया? क्लोज स्विच तक पढ़ लिया। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। एक तो जॉइंट वायर करना है और दूसरा वायर पासिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ठीक है। तो एक तो हमें पढ़ना है किसके बारे में, कितना हो गया, 4 हो गया, हाँ ठीक है। 5वां जॉइंट वायर, ऐसा वायर जो कि जुड़ा है। जैसे मान लो ये तुम्हारे घर में वायर जा रहा है, तुम्हारे घर से कोई चोरी कर रहा है इससे कनेक्शन करके, ठीक है। तो ये जॉइंट वायर हो गया, मतलब 2 वायर जो जुड़े हुए हैं, इसको जॉइंट वायर कह रहे हैं। इसका सिंबल ये रहा। 6 पासिंग वायर या क्रॉसिंग वायर विदाउट ज्वाइनिंग, क्रॉसिंग वायर विदाउट ज्वाइनिंग, बिना ज्वाइन करे कोई वायर पास हो रहा है। जैसे कि ये वायर है, इससे एक दूसरा वायर पास हो रहा है, बट दोनों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जस्ट ऐसे ही पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग वायर है विदाउट ज्वाइनिंग। 7 नंबर पे आपको पता होना चाहिए सिंबल किसका, इलेक्ट्रिक बल्ब का। इलेक्ट्रिक बल्ब सभी को पता है क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है बेटा, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। ये फिलामेंट होते हैं और इसके ऊपर ऐसे शीशा लगा दो, कांच, ग्लास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। एक चीज़ याद रख लेना भाई, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, इसके बारे में आगे भी डिस्कस कर लेंगे हम। ये जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक प्रकार का क्या होता है, टंगस्टन एक प्रकार का अलॉय होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जल्दी मेल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट बात कर रहे बेटा, 8वां हम बात कर रहे हैं किस पे, रेजिस्टेंस। अभी हमने पढ़ाया था रेजिस्टेंस होता है क्या बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस या ऑपोजिशन टू करंट। इट इज ऑपोजिशन। बाकी इसके बारे में डिटेल में ओम्स लॉ वाले टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। इट इज ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि जो करंट है हमारा, जो करंट को अपोज करता है बेटा, फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है बेटा, रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये पहाड़ जैसा बना दो बेटा, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। थोड़ा अच्छे से बना देना, ठीक है, ऐसे बना देना, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। क्या बोल रहे हो, ये तो उससे बेकार लग रहा है, कोई बात नहीं भाई, कैसे बना लो, बस लगना चाहिए रेजिस्टेंस है। चलो आगे बात करते हैं। 9th है बेटा रियोस्टैट। अब भाई रियोस्टैट को ना एक और नाम से जानते हैं, इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब ये क्या होता है भैया वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो वेरी कर रहा है, जो चेंज हो रहा है अपने आप को, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस पहली बात तो वेरी करते हैं, चेंज करते हैं अपने आप को। होता क्या भैया, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सर्किट में करंट को बढ़ा या घटा सकता है बिना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करे। तो ऐसा डिवाइस जो बिना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करे, बिना वोल्टेज चेंज करे, करंट को चेंज कर देता हो अपनी वैल्यू चेंज करके, तब उसको हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट कह देते हैं। तो क्या होता है बेटा, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can change electric current without changing voltage। भाई वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, वोल्टेज कहते हैं। बिना वोल्टेज चेंज करे अगर किस सर्किट में कोई करंट चेंज कर पा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। तो भैया बिना वोल्टेज चेंज करे कैसे करंट चेंज कर रहा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके, तभी तो उसको हम क्या कह रहे हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है भाई, इसका सिंबल बहुत ईजी है, बस क्या करना है, ऐसे रेजिस्टेंस बना देना बेटा, या तो रेजिस्टेंस पे ऐसे आप तीर चला दो, ठीक है, या तो तीर चला दो, ये भी इसका सिंबल माना जाएगा, और नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हो। कैसे, एक बार ध्यान से देख लो बेटा, या तो आप ऐसे बना लो, तो ऐसे बना लो, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे करके फिर ऐसे एरो चला दो, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी सिंबल आप प्रयोग कर सकते हो, दोनों ही सिंबल है किसका बेटा, वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि रियोस्टैट का,
क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? अगर आपको इतना समझ में आ गया देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आगे प्रोसीड कर रहे हैं किसके बारे में? बस दो चीज और बचा, दिल थाम करके बैठे। हाँ जी भाई, अब क्या बचा हमारे पास? 10वें नंबर पे जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? किसके बारे में? तो 10वां है हमारा एम मीटर, अभी पढ़ा चुका हूं मैं एम मीटर के बारे में, ठीक है, एम मीटर। और 11वां है बेटा जी वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो एम मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ना। एम मीटर सभी को पता भाई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या होगा? एम मीटर का सिंबल क्या हो जाएगा? ऐसे। एम मीटर का सिंबल ये बेंटन की वॉच बना देना, ए लिख देना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ये एम मीटर का सिंबल हो गया। भाई वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है? वोल्ट मीटर में क्या करना है? बस एक जगह पे वी डाल दो, ठीक है। ये हो गया वोल्ट मीटर का सिंबल, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। भैया वोल्ट मीटर होता क्या है? थोड़ा सा वोल्ट मीटर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, देन फिर हम आगे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आइए, वोल्ट मीटर क्या होता है भाई? क्या होता है वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। भाई वोल्ट मीटर होता क्या? वोल्ट मीटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सर्किट में वोल्टेज नापता है। वोल्टेज नापने का काम होता है इसका, किसका? वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिवाइस दैट मेजर्स वोल्टेज, ठीक है बेटा। ये वोल्टेज नापता है और वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो भैया क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को यानी कि वोल्टेज को नापता है सर्किट में। थोड़ा इसकी प्रॉपर्टी की बात कर ले, जैसे हमने एम मीटर के बारे में पढ़ा था ना, उससे थोड़ा उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है भैया? तो देखो भाई, एम मीटर को हम कनेक्ट कर रहे थे सीरीज में, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इट ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको पैरेलल या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करा जाता है, पैरेलली कनेक्ट करा जाता है, ठीक है। चलो, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, हो सकता है कोई बल्ब वगैरह है, ठीक है, हो सकता है कोई बल्ब वगैरह भी लगा हो सकता है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? इन्हें दोनों जगह का मेरे को पोटेंशियल निकालनी है। तो वोल्ट मीटर को ना इनके पैरेलल में, देख रहे हो, इनके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इनके पैरेलल में। जिसका तुम्हें वोल्टेज निकालना है उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो। और वही एम मीटर कैसा होता है? वो सीरीज में कनेक्ट होता है। देखो, ये वायर के सीरीज में कनेक्ट होता है बेटा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, बस ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, पैरेलल में क्यों कनेक्ट होता है? क्योंकि भाई इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत भयंकर रेजिस्टेंस होती है। अगर सीरीज में कर दोगे ना तो भाई करंट फ्लो ही नहीं होगा, तुम्हारा बल्ब ग्लो ही नहीं होगा, ठीक है, अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सही से रन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इट हैज़ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जो वोल्ट मीटर होता है भैया उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक आइडियल वोल्ट मीटर का कितना हो सकता है रेजिस्टेंस? इनफिनाइट, बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो एन आइडियल वोल्ट मीटर। अब पता भाई आइडियल जैसी कोई चीज तो होती नहीं है, एकदम शर्मा जी के लौंडे जैसा 100 में से 100 लगा सब में, ठीक है। तो एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज इन्फिनिट रेजिस्टेंस। बेटा ये इन्फिनिट का सिंबल है, 8 को लेटा दो, इन्फिनिट का सिंबल हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, अगर आपको वोल्ट मीटर के बारे में समझ में आ गया तो थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ करंट, उसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। देन फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का जान है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्या? टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ करंट। वैसे हमें 4 टाइप्स के करंट को डिस्कस करना है आपके 10th क्लास के सिलेबस में। 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 2 करेंगे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में। तो टाइप्स ऑफ करंट की बात करें गाइस, तो दो प्रकार के यहाँ पे करंट देखे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है बेटा कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, ठीक है, कन्वेंशनल करंट। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। दूसरा होता है कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो एक तो कन्वेंशनल करंट है, ठीक है, और एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये कन्वेंशनल करंट क्या है? तो देखो हुआ क्या था कि ना इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई, ठीक है। तो साइंटिस्ट जिन्होंने करा था, फिजिसिस्ट जिन्होंने करा था इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने करंट का जो दिशा लिया था ना, वो पॉजिटिव चार्ज के मोशन के अलॉन्ग लिया था। तो भाई जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है ना, इसका दिशा क्या होता है? इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन होता है अलॉन्ग, डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होता है बेटा? अलॉन्ग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस,
ठीक है, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उधर ही करंट का डायरेक्शन माना गया था। ठीक है, मान लो पॉजिटिव चार्ज फ्लो इस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है, तो हमारा जो करंट है, करंट भी किस दिशा में लिया जाएगा, इसी दिशा में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कन्वेंशनल करंट था। बाद में चल के इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की डिस्कवरी हुई, तो ऐसा देखा गया क्या, जैसे कि मान लो एक कंडक्टर है बेटा, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, मान लो इसके अंदर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, सभी को पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होते हैं भाई, नेगेटिव चार्ज होता है ना, है ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर मोशन कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है बेटा वो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किसकी वजह से होता है बेटा, ये ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्जेस के मोशन की वजह से जो करंट बनता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। क्लियर है? अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन जो है वो कन्वेंशनल करंट से उल्टा होता है। अगर कन्वेंशनल करंट इधर है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का मोशन इसके विपरीत होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मान लो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, तो बताओ करंट कैसे बनेगा, नीचे की तरफ। क्लियर है बेटा, करंट क्या बनेगा, इसके ऑपोजिट बनेगा। अच्छा, मान लो एक प्रोटॉन है, हालांकि प्रोटॉन का मोशन नहीं होता, कोई पॉजिटिव चार्ज ले लो, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, उसका मोशन बेटा उसका मोशन मान लो इधर हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है, तो बताओ करंट किधर बनेगा, इसके दिशा में ही बनेगा, क्योंकि जो बेटा कन्वेंशनल करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट हमारा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट बनता है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के साथ में, पॉजिटिव चार्ज के अलोंग बनता है। तो ये हमारा दो प्रकार के करंट हो गया, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो भाई इतना नोट करिए। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।